वेलकम बैक लॉन्डो। गाइस, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को यूट्यूब बिना किसी वजह के रुला रहा है, चैनल उड़ा रहा है। इसलिए हम अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो करेंगे ताकि फ्यूचर में अगर बाय चांस यहाँ कुछ हो जाता है तो इंस्टा पर अपडेट दे दिया करूंगा। तो गाइस, अगला वीडियो इंस्टाग्राम पर 250 फॉलोअर्स होने के बाद ही आएगा। लिंक पिन कमेंट में है, चेक कर लो। चलो इसी बात पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि याकुशी काबुतो कुछ समझ पाता, नारुतो ने अपना दायां हाथ कसकर मुट्ठी में बदल लिया। भारी मात्रा में चक्र उसकी मुट्ठी पर जमा होने लगा। भारी ताकत वाला पंच और साथ में नारुतो की जबरदस्त बाजुओं की ताकत। एक जोरदार अपरकट सीधा ऊपर की तरफ चला गया। धड़ाम! उस एक मुक्के से याकुशी काबुतो के दांत टूटकर बिखर गए और उसका शरीर काबू खोकर सीधा हवा में उछल गया। ऊपर खड़े गेक्को हयाते की हालत लगभग रोने जैसी हो गई थी। हिनाता के शरीर पर पहले ही कई गहरे और गंभीर घाव लग चुके थे। उसका शरीर लगातार हल्का हल्का कांप रहा था। नारुतो! हिनाता ने जैसे ही नारुतो को देखा, धीमी आवाज में उसे पुकारा। इसके बाद वह और ज्यादा खुद को संभाल नहीं पाई। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन की तरफ गिरने लगी। इस समय नारुतो का गुस्सा पहले ही आसमान छू रहा था। वह अब भी आगे बढ़कर याकुशी काबुतो को उसकी हरकत की सजा देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हिनाता को गिरते देखा, वह तुरंत झुक गया। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। हिनाता, तुम ठीक हो? नारुतो ने बेहद चिंता भरी नजरों से पूछा। हिनाता का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था और उसके मुंह से फिर से खून की एक धार बह निकली। सॉरी नारुतो, वह भारी सांस लेते हुए बोली। मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं बस खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन आखिर में मैं फिर भी हार गई। बस अब कुछ मत बोलो। नारुतो ने धीरे से कहा, मुझे सब पता है। तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। उसने हाथ बढ़ाकर हिनाता के होंठों के किनारे लगे खून को साफ किया। उसकी आंखों में अनजाने में आंसू चमकने लगे। हिनाता इतनी बुरी तरह घायल थी, फिर भी वह सबसे पहले नारुतो की चिंता कर रही थी। यह देखकर नारुतो के दिल में अजीब सा दर्द उठने लगा। इतनी नरम दिल और दयालु लड़की कभी कभी सच में इतनी भोली लगती थी कि उसे देखकर दिल दुखने लगता था। दूसरी मंजिल की बालकनी के चारों तरफ अचानक हलचल मच गई। चारों तरफ से फुसफुसाहट और चर्चा की आवाजें आने लगी। सब लोग नारुतो की तरफ इशारा करते हुए बातें करने लगे। वो पीले बालों वाला लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये थोड़ा ज्यादा दबंगई नहीं है? सही कहा, अभी मुकाबला खत्म भी नहीं हुआ है। उस लड़की ने अभी हार भी नहीं मानी है। और वो चश्मा पहनने वाला लड़का, उसने तो कोई नियम भी नहीं तोड़ा। अरे तुम लोग थोड़ा कम बोलो, भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा। क्या तुम लोगों ने उस दिन नहीं देखा था? वही पीले बालों वाला लड़का अकेले ही टेल्ड बीस्ट से लड़ रहा था। सावधान रहना, अगर उसने सुन लिया तो ऊपर आकर तुम्हारी धुनाई कर देगा। इस बीच याकुशी काबुतो का हाल बेहद खराब था। उसका जबड़ा अपनी जगह से निकल चुका था। सामने के 2 दांत टूटकर उड़ गए थे। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह अभी तक होश में ठीक से नहीं आ पाया था। वह जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था और उसके मुंह से लगातार कराहने की आवाज निकल रही थी। काबुतो, तुम ठीक हो? किको, कुछ हुआ तो नहीं? याकुशी काबुतो के 2 साथी दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर नीचे आ गए। उनमें से एक तुरंत झुककर उसके घावों की जांच करने लगा, जबकि दूसरा पूरी सावधानी के साथ नारुतो को घूर रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं नारुतो अचानक फिर से हमला न कर दे। एग्जामिनर! उस निंजा ने बगल में खड़े गेक्को हयाते की तरफ देखते हुए कहा। क्या ये थोड़ा नियमों के खिलाफ नहीं है? मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, तो फिर वो नीचे आकर किसी को कैसे मार सकता है? गेक्को हयाते ने 2 बार हल्की खांसी की। कुछ पल के लिए वह खुद भी समझ नहीं पाया कि स्थिति को कैसे संभाले। आखिर नारुतो अभी हिरुजेन सारुतोबी की नजरों में काफी खास बन चुका था, इसलिए वह बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अनजाने में अपना सिर उठाकर दूसरी मंजिल की तरफ देखा, जहां हिरुजेन सारुतोबी खड़े थे। उनकी आंखों से इशारा मिलते ही गेक्को हयाते तुरंत समझ गया कि क्या करना है। फिर उसने अपना सिर घुमाकर मेडिकल रूम के बाहर इंतजार कर रहे शिनफेम मेडिकल निंजा की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाकर उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया। तभी मेडिकल निंजा को आदेश मिल गया। वे तुरंत स्ट्रेचर उठाकर तेजी से मैदान के बीच की तरफ दौड़ पड़े। वे हिनाता के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसके घावों का इलाज शुरू करने की तैयारी करने लगे। कृपया हिनाता को हमें दे दीजिए। नारुतो, एक जवान और खूबसूरत महिला मेडिकल निंजा गंभीर चेहरे के साथ
नारुतो की तरफ देखते हुए बोली, अभी उसे तुरंत चेकअप और इलाज की जरूरत है। नारुतो ने जोर से सिर हिलाया। उसने अपनी बाहों में पड़ी हिनाता को देखा, जिसकी चेतना अब धुंधली होती जा रही थी। फिर उसने सावधानी से हिनाता को उस मेडिकल निंजा के हवाले कर दिया। कुछ मेडिकल निंजा ने मिलकर हिनाता को स्ट्रेचर पर लिटाया। मौके पर ही उन्होंने जल्दी से उसकी एक छोटी सी जांच की। उसके बाद वे स्ट्रेचर उठाकर तेज कदमों से मेडिकल रूम की तरफ दौड़ते हुए चले गए। वह खूबसूरत महिला मेडिकल निंजा थोड़ी देर बाद गेक्को हयाते के पास आई। वह उनके कान के पास झुककर धीरे से कुछ कहने लगी, फिर मुड़ी और वहां से चली गई। मैं समझ गया, गेक्को हयाते ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसने सिर उठाकर दूसरी मंजिल के दर्शक दीर्घा की तरफ नजर दौड़ाई, फिर 2 बार खांसकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सभी से माफी चाहता हूँ, इस मैच के दौरान एक अचानक स्थिति पैदा हो गई थी। उजुमाकी नारुतो के अचानक मैदान में आकर मैच को रोक देने से थोड़ी देर के लिए मैदान का क्रम बिगड़ गया, लेकिन इस घटना के पीछे भी एक वजह थी। हमारे कोनोहा के मेडिकल निंजा की शुरुआती जांच के अनुसार हिनाता के शरीर में कई जगह नर्व सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उसकी हालत सच में काफी गंभीर थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो नारुतो अपने साथी को बचाने के लिए मैदान में आया था, इसलिए इसके पीछे कारण भी था। लेकिन इसके बावजूद उसने नियमों को तोड़ा और मैच की प्रक्रिया को बाधित किया। इसलिए हमने अंतिम फैसला लिया है। नारुतो को एक आधिकारिक चेतावनी दी जाती है। अगर अगली बार ऐसी कोई घटना दोबारा होती है तो हम तुरंत उसकी चूनिन एग्जाम की पात्रता रद्द कर देंगे। गेक्को हयाते के इतना कहते ही दूसरी मंजिल की रेलिंग के पीछे से जोरदार हूटिंग की आवाज आने लगी। स्पष्ट था कि दर्शक इस फैसले से खुश नहीं थे। हालांकि काबुतो ने वार बहुत भारी किया था, लेकिन उसने सामने वाले की जान लेने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह उसने लास्ट मोमेंट तक लड़ाई वाले नियम को नहीं तोड़ा था। लेकिन नारुतो अचानक मैदान में आया और उसने काबुतो को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके दांत टूट गए और वह जमीन पर पड़े पड़े उठ भी नहीं पा रहा था। इसके बावजूद सजा सिर्फ एक चेतावनी थी। यह साफ लग रहा था कि कोनोहा अपने ही निंजा का पक्ष ले रहा था। हालांकि काबुतो भी कोनोहा का हेडबैंड पहने हुए था, फिर भी दूसरे गांवों के निंजा इस फैसले से अंदर ही अंदर नाराज थे। गेक्को हयाते ने फिर से खांसकर बात जारी रखी। जैसा कि आप सबने अभी देखा, मैच के दौरान पूरी बढ़त काबुतो के पास थी, इसलिए हमारी अंतिम चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है कि इस मुकाबले का विजेता याकुशी काबुतो होगा। गेक्को हयाते के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। चारों तरफ से उठ रही नाराजगी की आवाजें सुनकर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करता। आखिर नारुतो अभी हिरुजेन सारुतोबी की नजरों में खास बन चुका था। ऐसे में सबके सामने बुरा बनने वाला फैसला किसी न किसी को सुनाना ही था और वह जिम्मेदारी उसी एग्जामिनर के सिर पर आ गई। उसे बाहरी गांवों के निंजा की घूरती नजरें और पीछे से की जा रही बुराई सहनी ही पड़ रही थी। खैर, ये सब लोग भी जानते थे कि वे किसके इलाके में खड़े हैं, इसलिए वे बस धीरे धीरे बड़बड़ा कर रह गए। कम से कम स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि कोई डिब्बे फेंकने लगे या चिल्लाकर कहे मैच फिक्स है, पैसे वापस करो। गेक्को हयाते ने मुड़कर नारुतो की तरफ देखा, हल्का सा खांसते हुए बोला, इस सजा से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है उजुमाकी नारुतो? अगर नहीं तो कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाओ और अगले मैच में बाधा मत डालो। नारुतो के चेहरे पर अभी भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने गेक्को हयाते की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा उस तरफ देखने लगा जहां काबुतो को अभी अभी सहारा देकर खड़ा किया गया था। नारुतो ने हाथ उठाकर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे सामने आए तो सिर्फ तुम्हारे दांत तोड़कर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। काबुतो की आंखों में भी गुस्सा भर गया। उसे पूरा विश्वास था कि उस समय वह बस थोड़ी लापरवाही कर बैठा था। अगर मौका दोबारा मिला तो वह नारुतो के हमले से बच सकता था। धमकी देने के बाद नारुतो ने सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे उस दिशा में गई जहां ओरोचिमारू खड़ा था। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, और तुम भी। नारुतो ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लंबे जीभ वाले सांप, मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। आज की ये बात मैं याद रख रहा हूँ। हे। ओरोचिमारू के मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली। उसने नारुतो की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए चुपचाप नारुतो को देखता रहा। उस रात दांजो के साथ हुई बातचीत के बाद ओरोचिमारू बहुत सी बातें समझ चुका था। हालांकि नारुतो उसके राज के बारे में जानता था, फिर भी उसने यह बात हिरुजेन सारुतोबी को नहीं बताई थी। इसका मतलब साफ था कि नारुतो के भी अपने कुछ मकसद थे। जब बात ऐसी थी तो ओरोचिमारू भी अब बेफिक्र हो गया था। उसे डर नहीं था कि नारुतो उससे कोई खतरा पैदा करेगा, और वैसे भी इन कुछ दिनों में
कोनोहा पर हमला करने की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अगर वह अभी आदेश दे दे कि हमला शुरू कर दिया जाए तो वह भी असंभव नहीं था, क्योंकि ओरोचिमारू जिस जगह खड़ा था वह ठीक बाहरी गांवों के निंजा के बीच में था। इस वजह से नारुतो की चुनौती भरी बातों को सुनकर उन बाहरी निंजा को लगा कि ये बातें उन्हीं के लिए कही जा रही हैं। उनकी आंखों में नाराजगी दिखाई देने लगी। उनमें कुछ लोग थोड़े डरपोक भी थे, लेकिन ज्यादातर निंजा लगभग 20 साल के युवा थे। खून गर्म था और आत्मसम्मान भी। हालांकि वे जानते थे कि नारुतो काफी ताकतवर है, लेकिन इस तरह खुलेआम धमकी देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मजाक है ये? हमने तो बस 2 बातें सच बोल दी थी और इसके लिए हमें धमकी मिल रही है। बिल्कुल सही। क्या कोनोहा के लोग ऐसे ही होते हैं? जरा सी बात पर मारपीट और तुरंत दूसरों को धमकाना। एक पल में चारों तरफ बहस और शिकायतों की आवाजें और तेज हो गईं। काफी लोग तो ऊंची आवाज में शिकायत करने लगे। इन सब बातों का सारा दबाव आकर गेक्को हयाते पर पड़ गया। वह तो लगभग रोने की हालत में आ गया। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि नारुतो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। अगर नारुतो ऐसे ही माहौल खराब करता रहा तो वह आगे की परीक्षा कैसे करवाएगा? ठीक है, गेक्को हयाते ने जल्दी से कहा, उजुमाकी नारुतो ने मुझसे वादा किया है कि वह अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। अब हम अगले मुकाबले के प्रतिभागियों की तैयारी जारी रखेंगे। नारुतो भी सामने की स्थिति समझ रहा था। उसे पता था कि अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। उसने बाहरी गांवों के निंजा की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत मेडिकल रूम की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां की नर्सों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हिनाता को तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि नारुतो बहुत चिंतित था, लेकिन इस समय वह सिर्फ कोनोहा के मेडिकल निंजा पर भरोसा ही कर सकता था। सीढ़ियों के कोने से चढ़कर नारुतो वापस उसी रास्ते से ऊपर आया और जाकर टीम 7 के पास खड़ा हो गया। नारुतो, हिनाता कैसी है? साकुरा ने तुरंत चिंतित होकर पूछा। आसपास मौजूद बाकी टीमों के कुछ सदस्य और उनके शिक्षक भी नारुतो की तरफ चिंता से देखने लगे। हालांकि नीचे मैदान में जाकर परीक्षा का क्रम बिगाड़ना थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन सभी जानते थे कि नारुतो और हिनाता का रिश्ता कितना अच्छा है, इसलिए किसी ने भी नारुतो को दोष नहीं दिया। नारुतो के चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन चोट बहुत गंभीर है। पता नहीं उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। किबा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। नारुतो, मुझे तो लगता है तुमने अभी भी कम मारा। वो 4 आंखों वाला लड़का बहुत घटिया है। एक लड़की पर इतना भारी हमला करना सच में शर्म की बात है। इन्होंने हल्की बेबसी के साथ कहा। मुझे तो लगा था कि हिनाता जीत ही जाएगी, लेकिन आखिर में बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जब बाकी जॉनिन को यह पता चला कि हिनाता की जान को खतरा नहीं है, तो उनके चेहरों पर चिंता थोड़ी कम हो गई, लेकिन उनकी असली चिंता किसी और बात को लेकर थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिरुजेन सारुतो भी सोच रहे थे। आखिर कोनोहा में अचानक याकुशी काबुतो जैसा इतना ताकतवर निंजा कहां से आ गया? असुम्मा ने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को दबाकर बुझाया, फिर गंभीर आवाज में कहा, उस काबुतो नाम के आदमी की चक्रा कंट्रोल बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। कुरेनाई ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सही कहा, जिस तरह उसने चक्रा को अपनी हथेली पर जमा किया था वो दरअसल मेडिकल निंजुत्सु की एक तकनीक लग रही थी। माइट गाय ने पूछा, काकाशी, वो आदमी आखिर है कौन? तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है? काकाशी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं ज्यादातर समय मिशन करने में ही बिजी रहता हूँ, और अगर थोड़ा फ्री टाइम मिलता भी है तो कुछ छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। ऐसी चीजों पर ध्यान देने का वक्त कहाँ मिलता है? तभी शिकामारू धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, जब हम पहली परीक्षा दे रहे थे तब उस आदमी काबुतो ने अपने बारे में थोड़ा बताया था। वो कई साल पहले निंजा अकादमी से ग्रेजुएट हो चुका है। उसने 10 से भी ज्यादा बार चूनिन एग्जाम देने की कोशिश की है, लेकिन हर बार फेल हो गया। और उसे एक अजीब सी आदत भी है, वो दूसरे निंजाओं की जानकारी इकट्ठा करना पसंद करता है। यह सुनकर चोजी ने चिप्स खाना बंद कर दिया और बातचीत में शामिल होते हुए बोला, लेकिन मुझे लगता है वो सारी जानकारी शायद नकली ही होगी। उसकी ताकत को देखते हुए ये कैसे हो सकता है कि वो चूनिन एग्जाम पास ही ना कर पाया हो। उधर ये लोग बात कर ही रहे थे और दूसरी तरफ गेक्को हयाते अभी भी परीक्षा को कई आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी मंजिल पर लगा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन चमक उठा। उस पर अगली लड़ाई के नाम दिखाई दिए। उचिहा सासके वर्सेस योरोई अकादो। गेक्को हयाते ने अपनी हल्की लेकिन साफ आवाज में घोषणा की, चौथे ग्रुप के प्रतिभागी अब मैदान में आए और अगली लड़ाई शुरू करें। उनकी आवाज गिरते ही सासके और योरोई अकादो दोनों दूसरी मंजिल से सीधे नीचे कूद पड़े। असल कहानी में योरोई अकादो नाम का यह किरदार बहुत ज्यादा खास नहीं माना जाता, लेकिन जिस टीम से वो आता है वो दरअसल ओटोगाकुरे यानी साउंड विलेज की टीम है, और यह वही गांव है जो सीधे ओरोचिमारू के कंट्रोल में है। योरोई अकादो ने भी काकाशी की तरह काला मास्क पहन रखा था, लेकिन उसमें काकाशी जैसी शांत
और थोड़ी उदास वाली हैंडसम पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं थी। शायद उसकी आंखों की वजह से, क्योंकि उसकी नजर काफी ठंडी और थोड़ी खतरनाक लग रही थी। तभी गेक्को हयाते ने हाथ उठाया और कहा, चौथे ग्रुप की परीक्षा अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। यह कहते ही वो हल्की छलांग लगाकर वापस दूसरी मंजिल के ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। नीचे मैदान में खड़े सास्के ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सबसे तेज तरीके से खत्म कर दूंगा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसकी काली आंखें चमकते हुए लाल रंग में बदल गईं। शारिंगन सक्रिय हो चुका था। दो काले टोमोए उसकी आंखों के अंदर घूमने लगे। सास्के ने तुरंत अपने कपड़ों से ढेर सारे शूरिकेन निकाले और तेजी से योरोई अकादो की तरफ फेंक दिए। योरोई अकादो हल्का सा हंसा। बड़ी बड़ी बातें करना तो तुम्हें अच्छी तरह आता है, लेकिन वो जरा भी घबराया नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़े कुनाई को तेजी से घुमाया और सामने आते सारे शूरिकेन को रोकना शुरू कर दिया। टिन 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 धातु की टकराने की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड में जमीन पर दर्जनों शूरिकेन गिर चुके थे। लेकिन जैसे ही योरोई अकादो ने अपने पैर संभाले और राहत की सांस लेने ही वाला था, अचानक उसके सामने एक विशाल आग का गोला लुढ़कता हुआ उसकी तरफ आया। फायर स्टाइल, ग्रेट फायरबॉल जुत्सु। योरोई अकादो का चेहरा हल्का सा बदल गया। हैंड सील्स की स्पीड तो काफी तेज है। उसके सामने आग का वो बड़ा गोला पलक झपकते ही पहुंच चुका था। अब बचाव करने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो तुरंत पीछे की तरफ तेजी से कूद गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी कम तेज नहीं थी। हवा में ही उसने जल्दी से हैंड सील्स बना लिए। अगले ही पल उसने जुत्सु इस्तेमाल किया, अर्थ स्टाइल, अर्थ फ्लो वॉल। योरोई अकादो जमीन पर आधा झुककर उतरा और पास खड़े एक भारी पत्थर के खंभे के पास आकर रुका। उसने दोनों हाथ जोर से जमीन पर मारे। धड़ाम! पूरा फर्श हल्का सा कांप उठा और तुरंत उसके सामने लगभग 3 मीटर चौड़ी पीली मिट्टी की एक दीवार जमीन से उठ खड़ी हुई। अगले ही पल धड़ाम! आग का विशाल गोला उस मिट्टी की दीवार से टकरा गया। एक पल में भयानक आग की लपटें ऊपर की तरफ उठने लगीं। सौभाग्य से यह टॉवर गोल सीढ़ियों वाले डिजाइन में बना था। बीच का हॉल सीधे टॉवर की छत तक खुला हुआ था और वहां कोई छत या रुकावट नहीं थी, वरना इतनी बड़ी आग आसपास की चीजों को तुरंत जला सकती थी। योरोई अकादो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फायर स्टाइल इस्तेमाल करने वाला है। हाँ, लेकिन अफसोस, फायर स्टाइल का अर्थ स्टाइल पर कोई खास दबाव नहीं बनता। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। तुम बस एक मामूली कीड़ा हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम कोई तूफान खड़ा कर सकते हो? तभी ऊपर से सास्के की आवाज आई। अगले ही पल वो उस मिट्टी की दीवार के ऊपर से कूदता हुआ नीचे आया। उसके दाहिने हाथ में चमकती हुई बिजली की ऊर्जा इकट्ठा हो चुकी थी। तीखी बिजली की आवाज हवा में गूंज रही थी। सास्के ने बिना रुके अपना हाथ सीधा योरोई अकादो के पेट की तरफ घोंप दिया। तुम? योरोई अकादो का चेहरा अचानक डर से बदल गया। उसकी आंखों में बिजली की चमक लगातार बड़ी होती जा रही थी। अब बचने का समय ही नहीं था। चिदोरी! छपाक! सास्के का वह बिजली से भरा हाथ सीधे योरोई अकादो के निचले पेट को भेदता हुआ निकल गया और शरीर के पीछे तक आर पार हो गया। मुकाबले के नियम सिर्फ इतना कहते थे कि किसी की जान नहीं लेनी है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा था कि प्रतिद्वंदी को गंभीर रूप से घायल नहीं किया जा सकता। सास्के ने योरोई अकादो के पेट को आर पार कर दिया था। अगर तुरंत मेडिकल टीम इलाज कर देती तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन सास्के अभी खुश भी नहीं हो पाया था कि अचानक योरोई अकादो का शरीर एकदम से पीली मिट्टी में बदल गया। धड़ा! वह मिट्टी का ढेर बनकर टूट गया। अर्थ स्टाइल क्लोन? यह कैसे हो सकता है? सास्के का चेहरा अचानक बदल गया। अपने शारिंगन की तेज नजर के बावजूद उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि योरोई अकादो ने कब अर्थ स्टाइल क्लोन इस्तेमाल कर लिया। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, यह बात तो तुम्हें खुद से कहनी चाहिए, तुम जैसे कमजोर इंसान। जैसे ही मिट्टी का क्लोन टूट कर गिरा, उसी समय असली योरोई अकादो पास खड़े भारी पत्थर के स्तंभ के पीछे से निकल आया। उसकी गति बेहद तेज थी।